स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या संप्रेषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसके साथ ही हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या हो सकते हैं इसका महत्व क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का। तो ये आपका थर्ड यूनिट का एक टॉपिक है और मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि मॉडर्न जो युग है वो एक तरह से टेक्निकल युग है, जहाँ एक और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन संभव होता है, वहीं दूसरी ओर हर एक उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो किसी भी संस्था के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए संप्रेषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब संप्रेषण का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों, संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान से है। और अगर प्रेजेंट डे में हम देखें तो टेलीफोन हो सकता है, तार हो सकता है, टेलीग्राम तो नाउ डेज इट इज़ नॉट इन ट्रेंड। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीविज़न, कंप्यूटर, ऑनलाइन शॉपिंग आप देख सकते हैं। तो इसके द्वारा विचारों के संप्रेषण को अधिक कंफर्टेबल आजकल बना दिया गया है। लेकिन ये सारे साधन स्वयं संप्रेषण नहीं है। जैसे कि चार्ल्स ई रेडफील्ड ने कहा है कि कम्युनिकेशन से आशय मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है, न कि टेलीफोन, रेडियो आदि तकनीकी साधनों से। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी सक्सेसफुल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला, द पर्सन हु इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, यदि विषय वस्तु का एक सा अर्थ बोध करने में समर्थ हैं तो हम उसे उचित या प्रभावी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई बात कह देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि नीड इस बात की होती है कि सूचना पाने वाला व्यक्ति सूचना को उसी प्रकार से प्राप्त करे जिसका कि वह अर्थ उसी तरह लगाए जो कि सूचना देने वाले ने दिया है। संप्रेषण की अगर डेफिनेशंस की हम बात करें तो संप्रेषण एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है और बहुत सारे राइटर्स हैं, विद्वान हैं जिन्होंने इसके अर्थ के संबंध में एक उनका कोई मत नहीं है, बल्कि अलग अलग विद्वानों ने सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया को संप्रेषण माना है और कुछ ने प्रेषण के साधनों को ही संप्रेषण माना है। तो इसके अर्थ को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस इसकी देखनी होगी। तो पहली डेफिनेशन हम लेते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। तो संप्रेषण से आशय शब्दों, पत्रों अथवा संदेशों द्वारा समागम, विचारों या सम्मतियों का विनिमय है, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियन इज नोन एज द कम्युनिकेशन। सेकेंड डेफिनेशन लिखते हैं हम कीथ डेविस की। तो संप्रेषण प्रक्रिया वह है जिसमें संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, यानी कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसी तरह से न्यूमैन और समर ने भी एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों या भावनाओं का विनिमय है, यानी कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो ये जो हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, भावनाओं, विचारों, सम्मतियों और तर्कों आदि का पारस्परिक विनिमय करते हैं। तो इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी युक्ति है, कला है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके कुछ फीचर्स हो सकते हैं। फीचर्स में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन एक व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, साथ ही साथ जिसमें से कि एक व्यक्ति संदेशदाता होता है और दूसरा संदेश का प्राप्तकर्ता होता है। तीसरी इसकी विशेषता हम ले सकते हैं कि ये प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है।
ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हो सकता है, टू वे प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज़ अपने अंडर में काम करने वाले मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल तक विभिन्न सूचनाएं प्रदान करती हैं, और जो अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ कंप्लेंट्स दी जाती है, तो वो भी उच्च प्रबंधक तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको टू वे प्रोसेस कह सकते हैं। साथ ही साथ ये लिखित, मौखिक, सांकेतिक या दृश्य श्रव्य हो सकता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड्स हो सकता है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, समतल भी हो सकता है, आंतरिक, बाह्य, किसी भी प्रकार का हो सकता है। साथ ही साथ सर्वव्यापक क्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, और यह निर्देशन का एक महत्वपूर्ण घटक भी हम इसको मान सकते हैं। और मानवीय समूह से संबंधित तो यह प्रक्रिया है ही। और संप्रेषण की प्रभावशीलता केवल संदेशदाता की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि संदेश प्राप्तकर्ता की योग्यता पर भी यह निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति, समूह या किसी तथ्य में परिवर्तन करना या प्रतिकूल प्रवृत्तियों का समाप्त करना इसका उद्देश्य हो सकता है। और भी कुछ इसके उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को उनके कार्यों के संबंध में स्पष्ट एवं उपयुक्त निर्देश, आदेश या सूचनाएं प्रदान करना, कर्मचारियों को संस्था की प्रगति से अवगत कराना, संस्था की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों से कर्मचारियों को पूर्णतः अवगत कराना, और किसी भी कठिनाई या दिक्कत के समय संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सके। इसी तरह संस्था के प्रबंध के संबंध में कर्मचारियों से आवश्यक सूचनाएं तथा सुझाव प्राप्त करना इसका उद्देश्य हो सकता है। मधुर मानवीय संबंधों का निर्माण करना हो सकता है। कर्मचारियों के कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। साथ ही साथ कर्मचारियों के सहयोग में के लिए संस्था के लाभों में वृद्धि करने का प्रयास करना, कर्मचारियों के विकास तथा प्रगति के संबंध में आवश्यक तथ्य तथा आंकड़े प्रस्तुत करना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। इसी तरह से जो हॉज एवं जॉनसन हैं उनके अनुसार संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों को सुगम बनाना हो सकता है। संस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, जैसे कि कार्य करने के तरीके, उपकरण और अवस्थाओं आदि में परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना और कर्मचारियों को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए तैयार करना भी इसका एक मेन उद्देश्य हो सकता है। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो सकता है, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशंस हमने देखी हैं, और डेफिनेशंस के आधार पर इसका निष्कर्ष, और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा संप्रेषण के सिद्धांत के आधार पर। अलग अलग सिद्धांत इसमें फॉलो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रबंध तथा व्यवसाय में संप्रेषण का महत्व कैसे हो सकता है।